वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हाजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है बायोग्राफी ऑफ एस जयशंकर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर की बात करेंगे। हाल ही में इनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दी गई, भारत के विदेश मंत्री बनाए गए हैं ये सुब्रमण्यम जयशंकर। इससे पहले सुषमा स्वराज थी, लेकिन सुषमा स्वराज ने इस बार इलेक्शन ही नहीं लड़ा, उन्होंने किनारा कर दिया, तो एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया। बता दूं, इससे पहले भारत के डिप्लोमेट रह चुके हैं। लेकिन सबसे मजे की बात यह है दोस्तों, ना ही इन्होंने राज्यसभा के मेंबर है ये, ना ही इन्होंने चुनाव लड़ा, लोकसभा के भी मेंबर नहीं है, लेकिन ये कैबिनेट मिनिस्टर है। मोदी जी की कैबिनेट में इनको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मिला है। फॉरेन मिनिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आज हम बात करेंगे सुब्रमण्यम जयशंकर की। इनकी एक छोटी सी बायोग्राफी देखेंगे और इनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे और क्यों इनको ये पद मिला इसके बारे में भी जानेंगे। तो @reconnect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर चलिए PDF ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी IQ के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं दोस्तों। आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए और आराम से अपनी ड्रीम जॉब निकालिए। तो अगर हम एस जयशंकर की बात करते हैं तो 9 जनवरी 1955 में इनका जन्म हुआ था। भारत के डिप्लोमेट रह चुके हैं। 1977 में इन्होंने सिविल सर्विस को ज्वाइन किया था, लेकिन इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा भैया कभी भी। पॉलिटिक्स में ये कभी भी एक्टिव थे ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद मोदी जी का भरोसा इन पे कायम है। बता दूं, मोदी जी की कैबिनेट में दो बहुत ही पावरफुल सेंटर्स हैं ब्यूरोक्रेसी के। सबसे पहले अजीत डोभाल, इनकी बायोग्राफी में ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं, मिलियंस पे व्यूज आ गए, आप देख लीजिएगा। दूसरे हैं एस जयशंकर। एस जयशंकर पे बहुत ज्यादा मेहरबान रह चुके हैं मोदी जी। आपको बता दूं कि 2015 में जब रिटायरमेंट के इनके कुछ ही घंटे बाकी थे, तभी मोदी जी ने इनको अपना फॉरेन सेक्रेटरी बना लिया। उसके बाद 2017 में जब ये रिटायर हुए तो 1 साल का इनको एक्सटेंशन मिल गया। मतलब 2015 में भी इनको 2 साल का एक्सटेंशन मिला था। 2015 में इनका रिटायरमेंट था, लेकिन 2 साल का इनको एक्सटेंशन मिल गया सर्विस। फिर इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया 2017 में जब रिटायरमेंट होने वाला था। 2018 में रिटायर हुए, टाटा सन्स को ज्वाइन किया, वहां के कॉर्पोरेट बोर्ड के ये डायरेक्टर हुए। उसके बाद वापस मोदी जी ने इनको बुला लिया और फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। 30 मई को जो शपथ ग्रहण समारोह था, आपको पता ही है, बीजेपी की सरकार वापस आई है, प्रचंड बहुमत के साथ वापस आई है, तो इसमें इनको बहुत इंपॉर्टेंट पद मिला है। लेकिन ना ही ये लोकसभा के मेंबर हैं, ना ही ये डायरेक्ट इलेक्टेड है और ना ही ये राज्यसभा के मेंबर है। अब इनको 6 महीने का वक्त है, इनको राज्यसभा की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। हालांकि ये राज्यसभा से चुन के आएंगे। गुजरात में बीजेपी की 2 सीटें खाली हैं राज्यसभा से, 4 साल तक के लिए है वो सीटें उनके पास, तो अच्छा खासा टाइम है सुब्रमण्यम जयशंकर को वहीं से ही राज्यसभा का इनको मेंबर बनाया जाएगा और उसके बाद फिर ये जो मिनिस्टर पोस्ट है ये रिटेन कर सकते हैं। 6 महीने तक का वक्त होता है। इसके बाद अगर आप कहीं के भी मेंबर नहीं है तो फिर आपको मिनिस्ट्री नहीं मिलती। तो मोदी जी ने इनको डायरेक्ट ये पोस्ट दी, लेकिन इनकी काबिलियत बहुत है दोस्तों। एस जयशंकर एक बहुत ही काबिल डिप्लोमेट रह चुके हैं। हर जगह इन्होंने अपनी काबिलियत साबित की है। टफ नेगोशिएटर इनको बोला जाता है। जहां पे भी प्रॉब्लम की स्थिति होती है वहां ये जाते हैं। भारत का ऐतिहासिक 123 एग्रीमेंट, इंडिया अमेरिका न्यूक्लियर एग्रीमेंट, वही अमेरिका जो इस समय भारत को बहुत ही खतरनाक तरीके से देखता था कि अगर तुमने टेस्ट कर लिए न्यूक्लियर के तो तुम्हारी खैर नहीं। वही अमेरिका जो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था, उसी पाकिस्तान को टैकल करने के लिए, उसी चाइना को टैकल करने के लिए भारत से इसने न्यूक्लियर संधि साइन की, जिसको इंडो US सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट या 123 एग्रीमेंट भी बोला जाता है। जॉर्ज W बुश ने यह पहल की थी, तो वो मैंने पूरा कवर किया है दोस्तों। मनमोहन सिंह जी की बायोग्राफी मैंने कवर की हुई है, आप देख लीजिएगा। और मनमोहन सिंह की किताब का रिव्यू किया हुआ एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, देख लीजिएगा। मनमोहन सिंह बीच में कहां गए? क्योंकि दोस्तों जब ये सिविल न्यूक्लियर डील एग्रीमेंट हुआ था तो भैया मनमोहन सिंह जी तो प्राइम मिनिस्टर थे ना, तो इन्होंने कांग्रेस सरकार में भी और भारतीय सरकार में, मतलब बीजेपी सरकार में भी
दोनों जगह इन्होंने काम किया और अपनी काबिलियत को प्रूव किया। साथ ही साथ चाइना के सबसे ज्यादा वर्षों तक के एम्बेसडर रहे हैं, रिकॉर्ड कायम किया इन्होंने। 4 साल तक ये एम्बेसडर रहे हैं, 2009 से 2013 तक। अमेरिका के तो रहे ही हैं, चेक रिपब्लिक, सिंगापुर, जहां जहां भी एम्बेसडर रहे हैं वहां इन्होंने कमाल कर दिखाया है। काफी टफ नेगोशिएटर भी इनको बोला जाता है, इसीलिए मोदी जी के ये फेवरेट है और इनको सीधा कैबिनेट मिनिस्ट्री दी गई। तो अगर हम बात करते हैं एस जयशंकर की, तो इनका जन्म नई दिल्ली में हुआ था। हालांकि जो इनके पिताजी हैं वो खुद भी एक सिविल सर्वेंट है, के सुब्रमण्यम, और इनका जो परिवार है वो मूल निवासी जो है वो तमिलनाडु का है। लेकिन क्योंकि इनके पिताजी सिविल सर्वेंट है तो इनका जन्म जो है न्यू दिल्ली में हुआ और जो शुरुआती पढ़ाई इनकी वहीं पे ही हुई। नई दिल्ली से इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई की और उसके बाद जेएनयू से जैसे ही इन्होंने पढ़ने के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी की, तुरंत ही इनको मॉस्को भेज दिया गया। शुरुआती पढ़ाई कैम्ब्रिज स्कूल में हुई, श्रीनिवासपुरी में, उसके बाद फिर सेंट स्टीफन कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है एंड ओल्डेस्ट कॉलेज है, सेंट स्टीफन कॉलेज में इन्होंने ग्रेजुएट की डिग्री ली। फिर इन्होंने पॉलिटिकल साइंस एमए किया। दोस्तों बता दूं कि गए थे ये आईआईटी दिल्ली में दाखिला लेने, लेकिन उन्हें भीड़ जो थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखी तो वहां चले गए और वहां से इनका जो एजुकेशन करियर है वो मतलब एजुकेशन है वो स्टार्ट हुई। और उसके बाद फिर इन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस और फाइनली इन्होंने एमफिल और पीएचडी, डॉक्टर्स ऑफ फिलोसफी इन इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अब दोस्तों श्रीलंका, इतनी ज्यादा पढ़ाई और वो भी इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आपकी डिग्री है और अगर आप काबिल हैं तो डेफिनेटली आपको फॉरेन सर्विस में जाना चाहिए। तो ये भी फॉरेन सर्विस में गए। तो इन्होंने ज्वाइन की 1977 में इंडियन फॉरेन सर्विस, आईएफएस, सिविल सर्वेंट बनकर तुरंत ही फिर इनको मॉस्को भेज दिया गया, सोवियत यूनियन भेज दिया गया। 1971 से लेकर 1981 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद 1981 से लेकर 1985 तक भारत में रही, अंडर सेक्रेटरी रहे। फिर 1985 से लेकर 1988 तक इनको वॉशिंगटन डीसी भेज दिया गया, अमेरिका भेज दिया गया, वहां पे ये एज अ फर्स्ट सेक्रेटरी काम करते रहे। फिर 1988 से लेकर 1990 तक जो आईपीकेएफ थी, ठीक है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, अब इस पे भी मैंने पूरा एक सेपरेट लेक्चर दिया, राइज ऑफ एलटीटीई, वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन का पूरा उदय कैसे हुआ, ये पूरा मेरा एक लेक्चर जो है वो अवेलेबल है। तो आईपीकेएफ के ये एडवाइजर रहे, यहाँ पे ये एडवाइस करते थे सरकार को क्या होना चाहिए। अब आपको दोस्तों पता ही है कि श्रीलंका में हालात किस तरीके से चल रहे थे। यहाँ पे एलटीटीई और भी मिलिटेंट ग्रुप थे, वो बोल रहे थे कि भैया जो तमिल ईलम है ना, जो ऊपर का पार्ट है, नॉर्थ ऑफ श्रीलंका है, उसको काट के अलग कर दो। तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी वहां पे, जिसकी वजह से सरकार और मिलिटेंट्स ने डायरेक्ट भिड़ंत थी। तो यहाँ पे राजीव गांधी ने बोला कि भैया स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और आपको बता दो कि भारत से भी फंडिंग जा रही थी, भारत में भी बहुत सारे लोग एलटीटीई को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बाद में राजीव गांधी ने बोला कि हम श्रीलंका सरकार के साथ हैं। और श्रीलंकन सरकार और यहाँ पे राजीव गांधी के बीच संधि हुई, इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड्स हुए, जिसकी वजह से आईपीकेएफ भेजा गया और ये भारत की फोर्सेस थी ताकि श्रीलंका में स्टेबिलिटी बढ़ जाए। लेकिन ये उल्टा पड़ गया राजीव गांधी पे। तो इस समय भी यहाँ पे ये फर्स्ट सेक्रेटरी बन के गए थे एस जयशंकर श्रीलंका में, और पॉलिटिकल एडवाइजर भी थे कि भारत को क्या करना है। हालांकि आईपीकेएफ वापस आ गई थी क्योंकि उनको पता था कि अब ज्यादा दिन तक अगर श्रीलंका में भारत की फोर्सेज रहेगी तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। और श्रीलंकन भी बहुत ज्यादा अपोज कर रहे थे कि भारतीय फोर्सेज श्रीलंका में क्या कर रही हैं, तो इनको भगाओ। तो ये सारी चीजें हुई थी। उसके बाद 1990 से लेकर 1993 तक ये हंगरी गए, वहां पे बुडापेस्ट में एक काउंसलर रहे। उसके बाद दोस्तों 1996 से लेकर 2000 तक ये डेप्यूटी चीफ रहे जापान में, टोक्यो में। और इसी दौरान दोस्तों इन्होंने अपनी पत्नी से मुलाकात की। इनकी जो पत्नी है दोस्तों वो जापान की है, मैं नाम भूल गया हूं, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा। उनके 3 बेटे हैं, ठीक है ना। तो यहीं पे ही इनकी पत्नी से मुलाकात हुई और इनकी फिर शादी हुई। उसके बाद दोस्तों ये चेक रिपब्लिक के भी एम्बेसडर बने और 2004 से 2007 तक की जॉइंट सेक्रेटरी रहे अमेरिका में। अब यहीं से ही दोस्तों सिविल न्यूक्लियर डील की शुरुआत हुई थी। आपको याद ही होगा 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार आई थी। हालांकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुमत तो नहीं मिली थी, तो इसको सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेफ्ट जो है वो समर्थन दे रहा था। अब यहाँ पे जब ये अमेरिका के साथ डील स्टार्ट हुई, देखिए अमेरिका में 9/11 हो गया था। अब जब अमेरिका में 9/11 हुआ था तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। उससे पहले तो अमेरिका बोलता था कि भैया कोई आतंकवाद जैसी चीज नहीं है, भारत बार बार बोल के थक गया था। लेकिन जब अमेरिका पे हमला हुआ तब उसको पता चला कि इसको टैकल करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ओसामा बिन लादेन की खोज हुई।
अमेरिका ने अपने फोर्सेस अफगानिस्तान में भेज दी। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम पे मेरा एक पूरा लेक्चर अवेलेबल है, आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों पूरा ये जो मतलब टैकलिंग है, ठीक है, पाकिस्तान की और आतंकवादियों की, ये अमेरिका ने शुरू कर दी। तो इसी का ही एक पार्ट था ये सिविल न्यूक्लियर डील। आपको बता दूं कि चाइना के दबदबे को कम करना चाहता था अमेरिका। चाइना और पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे थे, भैया अब हिंदी चीनी भाई भाई नहीं, पाकिस्तानी चीनी भाई भाई हैं। तो यहां पे इस पूरी चीज को खत्म करने के लिए अमेरिका चाहता था कि भारत एक एशिया की बहुत बड़ी पावर बन के उभरे। तो यहां पे उन्होंने पूरी न्यूक्लियर पूरा ढांचा तैयार किया कि अब हम न्यूक्लियर एग्रीमेंट करेंगे, और मनमोहन सिंह ने इसको आगे बढ़ाया। लेकिन 2005 से लेकर 2007 तक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, हर साल दिक्कतें होती रही। जॉर्ज डब्ल्यू बुश चाहते थे इसको तुरंत खत्म किया जाए, क्योंकि फिर बराक ओबामा आने वाले थे 2007 में, ठीक है, बराक ओबामा की भी बायोग्राफी मैंने एक रिव्यू की हुई है। तो यहाँ पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश चाहते थे कि इसको तुरंत निपटाओ, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही थी, क्योंकि देखिए यहाँ दो प्रॉब्लम थी। एक तो अमेरिका की तरफ से बहुत सारे ऑब्जेक्शन थे, दूसरी भारत में खुद के बहुत सारे ऑब्जेक्शन थे। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी बोल रही थी कि ये न्यूक्लियर डील आप साइन कैसे कर सकते हैं, भैया वो कम्युनिस्ट हैं, वो अमेरिका को सपोर्ट करेंगे क्या? कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म को हटाने के लिए ही तो कम्युनिज्म आया था। कार्ल मार्क्स लेके आए थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद पूरी फिलॉसफी। कार्ल मार्क्स में भी मेरी बायोग्राफी है। तो यहां पे दोस्तों सीपीआई बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही थी, और उसने तो सरकार गिराने तक की धमकी दे दी थी। मनमोहन सिंह जी की सरकार गिरते गिरते बची थी ना, उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आ गया था 2007 में, तो गिरते गिरते बची थी यहाँ पे। तो मनमोहन सिंह जी को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी सीपीआई से, और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी कि अमेरिका की तरफ मत झुको, ये डील मत साइन करो, उसका कुछ ना कुछ मतलब है। और उधर अमेरिका बोल रहा था कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स कितने होंगे, हम यूरेनियम किस तरीके से सप्लाई करेंगे, कितने रिएक्टर्स को यहाँ पे डिफेंस के लिए, कितने को यहाँ पे एनर्जी के लिए यूज किया जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। संकट मोचन बन के उभरे सुब्रमण्यम जयशंकर, ये पूरा भार इन्होंने अपने कंधे पे संभाला, और ये जो पूरे नेगोशिएशंस थे इन्होंने अपने हाथ में लिया। और उसके बाद फाइनली 2007 में ऐतिहासिक 123 एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया। तो ये एस जयशंकर की एक बहुत बड़ी जीत थी। तो ये यूपीए सरकार के दौरान हुआ था, कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ था। उसके बाद दोस्तों बहुत सारी और भी चीजें हुई इसी दौरान दोस्तों आपको बता दूं कि ठीक 2 साल बाद 2009 से 2013 तक इनको चाइना का एम्बेसडर बना दिया गया, और 2007 से लेकर 2009 तक इनको हाई कमिश्नर बना दिया गया सिंगापुर में। वैसे हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में क्या फर्क होता है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 2007 से लेकर 2009 तक ये सिंगापुर के हाई कमिश्नर रहे। तो अगर ये सिंगापुर के जब हाई कमिश्नर थे, तो इस समय अगर हम देखें तो सिंगापुर बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का। भारत में भर भर के एफडीआई कहां से आता है, सिंगापुर से ही आता है ना। तो यहाँ पे भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। तो यहाँ पे जयशंकर ने एक एग्रीमेंट इनके साथ भी साइन किया था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। हम दोनों एक दूसरे को इकोनॉमिकली सपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से सिंगापुर में भारत की पैठ बनी। तो ये भी श्रेय जो है वो एस जयशंकर को जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि इनको 2013 में भी फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया, ठीक है, मतलब कंसिडर किया जा रहा था इनको, बार बार बनाया तो नहीं गया, बने तो 2015 में थे। और फिर 2009 से 2013 तक चाइना के जब ये एम्बेसडर रहे तो लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर थे। चाइना दोस्तों आपको बता दूं कि भारत के चाइना के जो रिलेशंस हैं वो ट्रेडिंग के हिसाब से तो बहुत ही अच्छे हैं। भारत का बहुत बड़ा पार्टनर है चाइना, ट्रेडिंग के हिसाब से अगर देखें ट्रेड पार्टनर है चाइना। वैसे चाइना पूरी दुनिया का ही ट्रेड पार्टनर है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे चीप लेबर है, सस्ता सामान मिलता है चाइना में। इसीलिए भले ही एप्पल का फोन, एप्पल अमेरिकी कंपनी हो, लेकिन उसके जो सामान है, जो उसके पार्ट्स है, वो कहाँ बनेंगे, वो चाइना में बनेंगे। आप देखेंगे हर जगह होगा। क्यों होगा? क्योंकि चाइना में सामान बहुत सस्ता है, करेंसी और मार्केट जो उनकी पॉलिसी है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। तो चाइना के ट्रेडिंग रिलेशन जो है वो हर किसी से अच्छे है। भारत के साथ भी यही था, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, साइड चेन का एरिया, तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कोशिशें की जयशंकर ने कि ये सारे डिस्प्यूट्स को कम किया जा सके। लेकिन उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि यहाँ पे जो ट्रेड है वो ना डिसरप्ट हो, तो ये भी क्रेडिट एस जयशंकर को जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम ईरान की बात करें तो भारत और अमेरिका के रिश्ते जो है वो अच्छे हैं, लेकिन अमेरिका और ईरान के रिश्ते बिल्कुल नहीं अच्छे हैं। आपको पता ही है दोस्तों वो पूरा क्या न्यूक्लियर डील का उनका पूरा नाटक चल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों इससे कैसे निकलना है, क्योंकि ईरान भारत का तो अच्छा दोस्त है ना भैया, तेल जो है भारत खरीदता है वहां से, ईरान से, ठीक है, और अच्छे रिलेशंस है, पोर्ट भी वहां पे उस साइड में डेवलप हो रहा है। तो प्रॉब्लम भारत के लिए भी है, तो वहां पे भारत को कैसे
क्या भारत का स्टैंड होना चाहिए, उसमें भी एस जयशंकर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोजीशन उन्होंने रोल प्ले किया है। उसके बाद जो रशिया से S-400 उनको खरीदना था, उसके लिए भी। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो एस जयशंकर का जितनी भी इस समय की फॉरेन पॉलिसी है, जो भी पीछे का दिमाग है, वो एस जयशंकर का ही लग रहा है। उसके बाद अमेरिका के भी ये भारत की तरफ से एम्बेसडर रहते 2013 में, फिर 2015 में कुछ ही घंटे थे रिटायरमेंट इनका होने वाला था, और तभी यहाँ पे मोदी जी ने बुला लिया और उनको फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया गया, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो उसके बाद जब इनको फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया तो यहाँ पे फिर इनके पूरे डिसीजन जो है स्टार्ट हो गए। इससे 6 महीने पहले दोस्तों आपको याद होगा मई 2014 में ही मोदी जी की सरकार आई थी, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनके माइंड में होगा ही। और क्योंकि इससे पहले भी ये खबरें चल रही थी कि जयशंकर को फॉरेन सेक्रेटरी बनाना चाहिए, तो ये हर किसी का माइंड में होगा कि कुछ भी करके जयशंकर को सेक्रेटरी बनाए। तो यही चीज हुई। इनका कैलिबर बहुत ज्यादा था, बहुत एक्सपीरियंस था, तो इसीलिए इनको फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया। और आप एक चीज और है कि जैसे ही जयशंकर फॉरेन सेक्रेटरी बने, पीएम मोदी के हम देखते हैं ढेर सारे दौरे स्टार्ट हो गए। उन्होंने पूरी दुनिया ट्रैवल करना शुरू कर दिया। देखिए फॉरेन पॉलिसी जो है भारत की, हालांकि इस समय तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है दोस्तों। अफगानिस्तान में क्या इशू चल रहा है वो आपको पता ही है। अमेरिका रशिया आपस में भिड़े हुए हैं अफगानिस्तान के चक्कर में। पाकिस्तान, पूरी दुनिया जो है एक तरीके से उस इशू में कूद गया है। अमेरिका की तरफ अगर भारत की तरफ अगर अमेरिका के स्टांस देखे तो वो भी दोगला है। एक तरफ तो सपोर्ट करता है, दूसरी तरफ सारी लिस्ट से वो भारत को धीमे धीमे हटाता जा रहा है, धमका रहा है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो यहां पे दोस्तों क्या है कि चाइना का दबदबा, जब 2015 में जयशंकर ने कार्यभार संभाला था, तो चाइना का दबदबा पूरे रीजन में बहुत ज्यादा था। इंटरनेशनल रिलेशंस में चाइना सब पे हावी हो गया था। क्यों हावी हो गया था? उसके पास ढेर सारा पैसा था, बहुत ज्यादा पैसा था। तो वो उसके पास इतना ज्यादा पैसा था कि वो हर जगह इन्वेस्ट करता था। पैसे के दम पे वो सब चीजें खरीद लेता था। अभी भी ये चीज हो रही है, सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि बाहर भी। ऑस्ट्रेलिया में उसका इन्वेस्टमेंट था, अफ्रीका में उसका इन्वेस्टमेंट था, हर जगह। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। नेपाल में अगर अभी हम देखें, केपी ओली की सरकार है, वो भी कम्युनिस्ट है, वो भी चाइना प्रो है। अगर हम श्रीलंका को देखें तो वहां पे उनका पूरा इन्वेस्टमेंट है, पोर्ट पूरा खरीद लिया है। पाकिस्तान को तो पूरा खरीद ही लिया है। तो ये अगर भारत के आसपास के इलाके देखें तो यहाँ पे चाइना का दबदबा है। तभी मोदी जी ने टूर करने शुरू किए, ठीक है, एक एक करके देशों को अपने साथ लाना शुरू किया। पीछे का किसका दिमाग था? जयशंकर, फॉरेन सेक्रेटरी थे ना, डेफिनेटली उन्होंने एडवाइस की होगी कि आप ऐसा करिए, क्योंकि उनको पूरा अंदाजा है कि चीजें कहां तक जा सकती है। वैसे आपको बता दूं कि जयशंकर की बहुत सारी स्पीचेस अवेलेबल है, कॉम्प्रिहेंसिव स्पीचेस यूट्यूब पे अवेलेबल है। हर मामले पे उन्होंने बात की है। उन्होंने आसियान देशों के हमारे रिलेशंस कैसे होने चाहिए उस पर बात की है, अमेरिका के कैसे रिलेशंस होने चाहिए उस पर बात की है। तो हर जगह उन्होंने बात की है। तो यहां पे हम देखते हैं कि भारत के जो रिश्ते हैं आसपास के जितने भी देश हैं उनसे बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए। भारत ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चालू किए, प्रोजेक्ट बनाने चालू किए, यहाँ पे बहुत सारे डील्स चालू हुई दूसरे देशों के साथ। श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान में भारत का काफी इन्वेस्टमेंट वैसे तो बहुत टाइम से चल रहा है, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया। ये जो छोटे छोटे देश है ना भारत के इर्द गिर्द, इनको एक करना यहां पे मोदी जी ने चालू किया। और पीछे का दिमाग किसका था? एस जयशंकर। तो फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने कमाल का काम किया और ये 2 साल तक पूरा का पूरा चला, 2015 से लेकर 2017 तक। लेकिन 2017 में देखिए, 2015 में इनको एक्सटेंशन दिया गया था, सर्विस एक्सटेंशन इसको मिला था 2 साल का। उसके बाद 2017 में फिर इनको एक्सटेंशन दिया गया 1 साल का। तो मोदी जी चाहते ही नहीं थे कि ये बाहर जाए, फिर इनको एक्सटेंशन मिला। तो यहाँ पे 2018 तक इन्होंने फिर काम किया, बहुत ही जबरदस्त काम था। इसी दौरान बहुत कुछ हुआ दोस्तों। उसके बाद 2018 में रिटायर हुए, इनका कूलिंग ऑफ पीरियड माफ किया गया और ये चले गए टाटा सन्स में। वहां पे कॉर्पोरेट बॉडी के डायरेक्टर बने, वहां पे उनका बहुत अच्छा काम किया। लेकिन फिर 1 साल बाद मोदी जी ने इनको सीधा कैबिनेट मिनिस्ट्री दी थी और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इनको बना दिया गया, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी एस जयशंकर के करियर की और उनका योगदान क्या है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों ये पूरा एक लेक्चर था एस जयशंकर पे। अभी भी आगे देखना होगा उनका किस तरीके से वो टैकल करता है। काफी काबिलियत है उनमें, काफी काबिल इंसान। अगर आप इनको बोलते हुए भी देखे, काफी नपातुला बोलते हैं और भैया ह्यूमरस हैं। जी हाँ, बड़ी काफी इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी कमाल का। इनकी स्पीचेस जरा सुनिएगा तो काफी कुछ बताते हैं वो, ठीक है, अपने ही अंदाज में। लेकिन कुछ भी हो, बहुत ही जबरदस्त एक काबिल ब्यूरोक्रेट है। और एक चीज और बताना भूल गया, ये पहला मौका है जब
कोई ब्यूरोक्रेट को इतनी बड़ी पोजीशन दी गई है। आमतौर पे ब्यूरोक्रेट जो हैं उनको स्टेट मिनिस्ट्री दे दी जाती है या वो सेक्रेटरी बन के ही रहते हैं, लेकिन एक IAS IFS को इतनी बड़ी पोजीशन मिलना ये अपने में ही बहुत बड़ी काबिलियत है। क्योंकि दोस्तों ये पहला मौका जब एक ब्यूरोक्रेट को कैबिनेट में पोजीशन दी गई है। ठीक है, तो ये लेक्चर था मेरा एस जयशंकर पे, जरूर शेयर करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हाँ, बहुत ही आला, बहुत ही आला। अच्छा, कुछ वीडियोस हमने इनकी देखी थी जिससे हमें ये आइडिया हुआ था और आप लोगों के कमेंट्स भी आए थे जिससे थोड़ा सा हमें ये आइडिया हुआ था कि ये पॉलिटिशियन नहीं है, टेक्नोक्रेट हैं, ये सियासत से नहीं आए हैं। असल में इतनी बड़ी जो पोस्ट होती है, मिनिस्ट्री होती है फॉरेन अफेयर्स, ये लाजमी बटती है, लाजमी किसी बड़े पॉलिटिशियन को दी जाती है। अच्छा, दी भी उसको जाती है जिसका इस काम में एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना, पढ़ा लिखा होता है और उसके दूसरे कंट्रीज़ के साथ मतलब कोई ना कोई उसकी पोस्ट ऐसी रही होती है, या तो वो एम्बेसडर रहे होते हैं, फिर सियासत में भी आते हैं। सही। लेकिन ये एक वाहिद शख्सियत थे जिन्हें इतनी बड़ी पोस्ट दी गई और विदाउट पॉलिटिशियन के, विदाउट MPA या MNA के, किसी भी राज्यसभा के मेंबर नहीं है, विधानसभा के मेंबर नहीं है, उसके बावजूद भी। अच्छा, एक चीज़ और मुझे जो क्लियर हो गई है आज, और जितना भी हम देखिए, मोदी जी अपनी जगह पे इंटेलिजेंट हैं। एक चीज़ होती है किसी बंदे की कदर करना, किसी बंदे को पहचानना। तो मोदी जी ने सबसे पहले तो ये किया कि इनकी कदर को पहचाना, ठीक है। अच्छा, मोदी जी का आज पूरी दुनिया में एक अंडरस्टैंडिंग है, या मोदी जी जाते हैं, मिलते हैं, उनकी जो रिस्पेक्ट है, या मोदी जी जो जिस तरीके से उनके साथ ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, मुआहदे कर रहे हैं, या मैं ये कह रहा था कि मोदी जी की जितनी भी रिस्पेक्ट है, या जितना मोदी जी जाते हैं तो पहले से उनके लिए इतनी रिस्पेक्ट तैयार है। कोई मोदी जी को जानते तो नहीं थे ना वो। अच्छा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने गलत हरकत करी थी कि रशिया जब अनाउंसमेंट करने वाला था जंग की, वॉर की, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर चले गए थे। तो उस वक्त भी यही कहा गया था कि उनसे ज़्यादा गलती उन लोगों की जिन्होंने इनको इस तरीके से डायरेक्ट किया, जिन्होंने इनको ये मशवरा दिया कि आप भी जाएं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो मोदी जी तमाम मुल्कों में जा रहे हैं, ममालिक का दौरा कर रहे हैं, तो दूसरे ममालिक के लोग भी आ रहे हैं, मिनिस्टर्स आ रहे हैं, साइन हो रहे हैं, ठीक है, फ्री ट्रेड हो रहा है, दूसरे मामला चल रहे हैं, तो मुझे लगता है पीछे ये हैं। ठीक है। अच्छा, एक इंसान, मैं ये कहूँगी इनसे बेटर तो ऑप्शन ही नहीं था। वोट बैंक क्या, पूरा हिंदुस्तान भी आप ले आते। तो बंदे में जितनी काबिलियत है, अभी जितना मैंने समझा है इनकी बायोग्राफी को देखकर, पहले मैं इनको नहीं पहचानती थी, बंदे में इतनी काबिलियत है कि वो कभी सिंगापुर में रहे, कभी चाइना में तो एक लंबा अरसा उन्होंने गुजारा है, ठीक है, जापान में रहे हैं, US में भी काफ़ी लंबा अरसा उनकी पॉलिसीज़ को समझा है, उनके लोगों को डील करा है, उनसे बातचीत करी है, उनको मैं तो ये कहूँगी तो हर मुल्क के लोगों के नेचर को समझते हैं, कहाँ कैसे डील करना है, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ कैसे हमें कदम उठाना चाहिए, उनसे कैसे बातचीत करनी चाहिए, ये तो सब भाग चुके हैं। अच्छा, ये मोदी जी को तो यूँ मिनटों में गाइड कर सकते हैं कि आपको कैसा करना चाहिए। मोदी जी वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट हैं, और फिर मैं तो कहूँगी सोने पे सुहागा है कि ये उनके साथ है। अच्छा, ये एक चीज़ तो ये है कि इनका एक्सपीरियंस है, या इनके जो ताल्लुकात हैं, या इनकी जो बातचीत है। मैं कहता हूँ मोदी जी तो यूँ समझ लें कि जाते हैं तो उनके लिए माहौल पहले से रेडी है, पहले से उन्होंने उन्हें रेडी किया हुआ है, पहले से उन्होंने गाइड किया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और है ख़ास, बहुत ही ख़ास, सियासत आसान नहीं है। सियासत में बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ, बहुत ज़्यादा ताल्लुकात देखने पड़ते हैं। आपकी सियासी पार्टी राज्य में आती है, आपकी सियासी पार्टी जीतती है, तो आपको जितने लोगों ने आपको, बहुत आपके गहरे दोस्त होते हैं, जितने लोगों ने आपको सपोर्ट किया, आपको बिठाया होता है, बिल्कुल आपको समझो सर आँखों पे बिठाया, आपको जलसों में सपोर्ट किया, आपके ऊपर फंडिंग की, आपको पैसा लगाया आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर, ताकि आप जीतें। जब फिर उसके बाद क्या होता है कि बहुत ख़ास जो मिनिस्टर और MPs बनते हैं, उन्हें बाकायदा मिनिस्ट्रियाँ दी जाती हैं, क्योंकि वो आपके साथ क्यों हैं, वो आपके साथ क्यों हैं, ठीक है ना। उस सारी चीज़ों से हटके, उन सारी चीज़ों को कतई नज़र करते हुए, उन सारी चीज़ों को साइड पे करते हुए, अपने ही सारे मिनिस्टर्स को, MPs को मना कर किसी ऐसे बंदे को जो सियासतदान नहीं है, जिसका वोट बैंक नहीं है, उस शख्स को इतनी बड़ी मिनिस्ट्री, इतनी बड़ी पोस्ट दे दी। मैं कहता हूँ उनको नाराज़ करके, या मना कर, या सुलझा कर, किसी भी तरीके से, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैं एक चीज़ और सोच रही थी कि अब पब्लिक तो इतना नहीं समझती होगी, इतना नहीं जानती होगी इनको,
लेकिन मैं ये कहूँगी मोदी जी का फ़न है, मोदी जी का टैलेंट है कि वो ये उनके फेवरेट रहे। पहले कैबिनेट मिनिस्टर रहे इनके, उसके बाद इनका जब रिटायरमेंट होने वाला था 1 साल एक्सटेंड कर दिया, फिर दूसरा साल भी एक्सटेंड कर दिया, फिर ये टाटा के ग्रुप में चले गए कहीं। उसके बाद 1 साल के बाद इनने वहाँ जॉब करी, वहाँ मुलाजमत करी, वहाँ पे रहे। उसके बाद उधर से दोबारा मोदी जी ने इनको बुलाया क्योंकि ये फेवरेट रहे थे। अच्छा, एक तो मैं ये कहूँगी इतने बड़े शख्सियत मोदी जी खुद अपने आप में, उनका फेवरेट बनना भी हर किसी के बस की तो बात होगी भी नहीं। बहुत काबिल होंगे, कितने काबिल होंगे, कितने सेंस ऑफ ह्यूमर इनका अच्छा होगा, कितना ही स्किलफुल रहे होंगे। कह तो रहे हैं कि 10 मिनिस्टर को पीछे करके, 10 क्या पता नहीं कितने मिनिस्टर रहे होंगे उस पोस्ट के लिए, उनको पीछे करके इन्होंने एक ऐसे साधारण इंसान को चुन लिया। कह रहे थे ना कि इनकी बातों से आपको अंदाजा होता है किस तरीके से ये बात करते हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज में आप देखेंगे, इनकी बात करने में आप देखेंगे, जवाब देने में आप देखेंगे, उलझते नहीं है लोगों से जल्दी। सारी सी बातें आपको जब काम सीधे करने होते हैं तो आपको सीधे तरीके से चलना होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि वाकई जितना तारीफ़ की जाए इंडियन आवाम के लिए, इंडियन के लोगों के लिए, इंडिया के लिए, बहुत सारे गॉड गिफ्टेड लोग हैं जिसमें से ये भी हैं। अच्छा। और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया के, सबसे ज़्यादा अहमियत फॉरेन मिनिस्टर की कहलाएगी। जो हालात पूरी ग्लोबल वर्ल्ड में जो चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने ये देखा इनके अंदर, सही शख्स सही जगह पे। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल परफेक्ट थे इसके लिए। जो एक्सपीरियंस था, जो कैलिबर था इनका, जो चीज़ों को इन्होंने समझा था, ये बिल्कुल फिट रहते थे वहाँ पे। और बिल्कुल मोदी जी ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया वक्त रहते। काफ़ी कुछ हमें इनके बारे में पता था, काफ़ी कुछ इनके बारे में पता था, आज और डिटेल से पता चला। बहुत ही खूबसूरत वीडियो इनके हवाले से। अगर जिनको इनके बारे में जानना हो, इस वीडियो से बेहतरीन वीडियो कोई नहीं होगी। दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।